हाल ही में आपने सुना कि संजय कपूर की जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पर ये हार्ट अटैक कैसे ट्रिगर हुआ था? तो एक मधुमक्खी की वजह से हुआ। क्या ये पोलो खेल रहे थे लंदन में, और जैसे ही खेल रहे थे तो उनके मुंह के अंदर गलती से मधुमक्खी चली जाती है और मधुमक्खी ने अंदर डंक मार दिया और उसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड करने लगा और उनको आ जाता है हार्ट अटैक। इवन इतिहास में एक राजा हुए जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी डेथ भी पोलो खेलते हुए ही हुई थी। खैर, दोनों के रीजंस डिफरेंट है। आज जो हम फोकस करेंगे वो एक सिंड्रोम के ऊपर करेंगे जिसका नाम है कोनिस सिंड्रोम। अब ये कोनिस सिंड्रोम होता क्या है, पूरी डिटेल में इसको देखेंगे। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के अंदर पढ़ी होंगी और मे भी कईयों को सारी समझ आई भी नहीं होंगी, तो वन बाय वन सारी चीजें बेसिक से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या कॉन्टेक्स्ट है न्यूज का? तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी डेथ हो जाती है बी स्टिंग की वजह से, और इसकी वजह से एक क्वेश्चन मार्क उठता है किसके ऊपर? रेयर एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जी तो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। कईयों को पॉलन ग्रेन से होती है। पॉलन जब उड़ते हैं, येलो कलर की आपने सूट देखी होती है, कहीं बोलते हैं कृष्णा जी ने होली खेली, तो एक्चुअल में वो पॉलन ग्रेन उड़ रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। कहीं कीवी खाते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है। पर कई बार ये एलर्जी फेटल भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, और उसे ही टर्म दी जाती है एनाफाइलेक्सिस। तो ये एनाफाइलेक्सिस वर्ड भी आपने सुना होगा। एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है कोई एलर्जी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है नेचर में, जिसकी वजह से किसी इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। एंड इसके बाद ऐसा नहीं है कि बीमारी का होना जरूरी है कि किसी को अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तभी ये डिजीज होगी। नो, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स तब भी हो सकता है अगर कोई पर्सन हेल्दी है। तो हमें यहाँ पे जो कोनिस सिंड्रोम से रिलेटेड टाइप्स हैं, टाइप 1, 2 एंड 3, वो भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफी रेलिवेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा की तरह बेसिक से शुरू करते हैं। तो हार्ट की फंक्शनिंग देख लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए कि इस आर्टिकल के अंदर बोला क्या गया था। सबसे पहले हार्ट की फंक्शनिंग समझ लो, फिर आपको ये आर्टिकल बिल्कुल इजी लगने वाला है। तो देखिए, जब भी आप हार्ट पढ़ते हो तो एक कॉमन सी लाइन आपने पढ़ी थी कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। तो ऐसा ही तो आपका हार्ट दिखाई देता है, इसमें 4 चैम्बर्स बना लो। ऊपर के जो होते हैं ब्लॉक्स, इनको बोलते हैं एट्रियम। तो राइट वाली साइड को बोल देंगे राइट एट्रियम और लेफ्ट वाली साइड को बोल देंगे लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली जो नीचे वाले बड़े चैम्बर होते हैं उनको बोल देते हैं वेंट्रिकल। तो राइट में होगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारी जो बॉडी होती है उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्यों चाहिए? मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। एटीपी बनाने हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। पर होता क्या है, हमारी बॉडी में तो वेस्ट भी जनरेट करता रहता है, और वेस्ट जनरेट करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो इसी वजह से हार्ट हार्ट का काम क्या होता है, ये हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने की ट्राई करता है। कैसे करता है उस मशीनरी को समझो। अब देखो, आपने दो वर्ड्स पढ़े हैं, वन इज सुपीरियर और दूसरा होता है इंफीरियर। सुपीरियर क्या होता है? जो खुद को हाइट पे रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारा हार्ट लोकेटेड है, बिल्कुल चेस्ट के पास में लोकेटेड होता है। तो ऊपर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा उसे हम बोल देते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे की बॉडी पार्ट से ऊपर की तरफ को ब्लड लेके आएगा उसे बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। ये सारा का सारा ये भी डीऑक्सीजनेटेड लेके आएगा और ये वाला भी डीऑक्सीजनेटेड लेके आएगा। जैसे लेके आएंगे ये सारा ब्लड कहाँ पहुंचेगा? राइट एट्रियम के अंदर। अब इसका गेट बंद होता है क्योंकि एकदम से ब्लड आगे की तरफ ना चला जाए, तो गेट को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ये देखो, मैंने 3 फ्लैप्स बनाए, इसी के ऊपर इसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। दूसरी तरफ क्या होगा? अब जैसे ये गेट ओपन करेगा, ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आ जाएगा? इनसाइड राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजन भी तो लेनी है, तो जब आप सांस ले रहे हो, तो सांस लेते हो तो उसका भी एक मशीनरी देख लो फटाफट से। जब सांस लेते हो आप नाक के थ्रू, तो नॉस्ट्रिल्स के अंदर गया, नॉस्ट्रिल से आपके ट्रेकिया के अंदर आएगी हवा, और जैसे ही ट्रेकिया में पहुंचेगी उसके बाद 2 पाइप्स लगी होती हैं, ये वाली और ये वाली, इनको बोल देते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो होते हैं ये आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं और आगे चल के और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होंगे इनको बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स। और जैसे ही ब्रोंकियोल के भी आप आगे जाओगे तो वहां पे एक बोरी की तरह स्ट्रक्चर होगा जिसको कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक्चुअल पॉइंट होता है जहां पे गैसियस एक्सचेंज चल रहा होता है। जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जनरेट हुआ था वो यहाँ पे वापस चला जाएगा, और जो आपने सांस ली थी जिसके जरिए ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई थी वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी। अब हुआ क्या, जैसे आपने पीछे देखा
कि राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट तो ज्यादा है पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पे एक पाइप लगी होगी, जो पाइप डायरेक्टली कहाँ जाएगी, लंग्स के पास में। अभी आप लंग्स देख के आए, ठीक है, और लंग्स में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगी और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यहाँ से वापस चली जाएगी, ताकि जैसे आप सांस छोड़ोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकल जाएगी। अब ये ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड, पर कार्बन डाइऑक्साइड सारी किसको दे दी, लंग्स को दे दी कि जाओ इसको बाहर फेंक दो। अब जब ये पाइप आगे की तरफ को निकलेगी तो इस पाइप के अंदर क्या मिलेगी आपको, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि अब आपका ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है नेचर में। अब जैसे ये ऑक्सीजन कंप्लीट हुई, अब ये पाइप आपकी जुड़ जाएगी दोबारा से हार्ट के साथ। अभी आर्टरी वेन्स का मैं कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रही, बाद में बता देती हूँ। तो जैसे आप इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में गए, अब यहाँ पे आपके पास कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड। सेम यहाँ पे भी गेट लगे होंगे, पर इस बार 2 ही फ्लैप वाला गेट है, तो इसी वजह से इसे बोला जाता है बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व। अब ये गेट जैसे ओपन करेगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम रहेगा कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करनी है। तो यहाँ पे एक बड़ी सी पाइप लगी होती है जिसका नाम है आयोटा। अब ये जो आयोटा होता है ना, ये क्या करेगा, जैसे बड़ी सी एक पाइप होती है उसके साथ छोटी छोटी पाइप्स लगी होती है ताकि हर घर तक पानी जा सके, तो वैसे ही यहाँ से एक बड़ी सी मोटी सी पाइप लगी होगी और इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा के आगे छोटी छोटी पाइप्स लगी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खुद को सिकोड़ेगा, ताकि जो भी इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है वो सारा इस पाइप में जाए और इस पाइप से पूरी की पूरी हमारी बॉडी के अंदर जाए। तो दैट्स हाउ हार्ट का फंक्शन होता है। अब यहाँ पे 2-3 टर्म्स और सुन लो आप। स्टेट एग्जाम, अगर आप हरियाणा और हिमाचल का पेपर ओपन करोगे, हार्ट से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। 2024 में हरियाणा के पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने पाइप वर्ड यूज किया। देखो, जो आपका हार्ट था ना, जब भी इसके दूर कोई ब्लड लेके जा रही है पाइप, तो उसको बोलेंगे आर्टरी। तो ए से अवे यानी कि दूर, ए फॉर आर्टरी, ये हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएगी। और हार्ट से अगर अवे लेके जा रही है तो आपको यहाँ पे ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो ए ओ से याद रख लेना कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर एक एक्सेप्शन थी, कहां पे, तो जब आपकी जो आर्टरी थी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी तो आयोटा भी किसके अंडर आएगा, ऑब्वियसली आर्टरी के, क्योंकि हार्ट से सारी बॉडी के अंदर ब्लड कौन लेके गया था, आयोटा लेके गया था। पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एक पाइप ऐसी भी थी जो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई थी टुवर्ड लंग्स। अब देखो, हार्ट से ही अवे लेके गई है ना टुवर्ड लंग्स, चाहे से वहां पे ऑक्सीजन लेनी थी, पर एक डेफिनेशन फिट बैठ रही है कि ये क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को अवे लेके जा रही है और कहाँ लेके जा रही है, टुवर्ड लंग्स लेके जा रही है, जबकि ब्लड क्या था उसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड। तो याद रखिएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, सिर्फ एक आर्टरी है जिसके अंदर आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। वहीं पे जो उल्टा टर्म है, वेन्स, आपने देखा ना, ऊपर सुपीरियर वेना कावा था, नीचे इंफीरियर वेना कावा था, तो दोनों ब्लड लेके आए थे टुवर्ड एट्रियम्स, तो लेके गए टुवर्ड हार्ट। जब भी ऐसी कोई पाइप होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वेन। पर एक एक्सेप्शन थी, जब लंग से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो उस केस में हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, जबकि वेन के अंदर आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। पर एक एक्सेप्शन और आ जाती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, क्योंकि यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन फिट बैठ रही है कि वेन वो वाली पाइप होगी जो ब्लड लेके आएगी टुवर्ड हार्ट, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे फिट बैठेगी। चलिए जी, ये तो हुआ नॉर्मल हार्ट फंक्शन। अब कई बार क्या होता है, आप फैट रिलेटेड फूड बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हो, जिस वजह से ये जो आपकी बॉडी की पाइप्स होती हैं इनके अंदर प्लेग की डिपोजिशन शुरू हो जाती है। अब देखो, जब नॉर्मल सरफेस एरिया था वो नॉर्मल था, ठीक है, अब यहाँ पे घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो एक्स्ट्रा लेयर डेपोजिट हो रही है। तो जब भी किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है तो उनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट कि एक तो फास्ट कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बस नॉर्मल वॉक कर लिया करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लेग की डेपोजिशन हो चुकी है आपकी जो भी आर्टरी और वेन्स है। अब जब ये प्लेग डिपॉजिट हो रहा है तो देखो सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा। अभी आप नहीं मान रहे, अभी और ज्यादा फैट्स खा रहे हो, ये देखो और ज्यादा डेपोजिशन होगी। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो सरफेस एरिया है पाइप्स का वो कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस करता जा रहा है, ठीक है, एक नेगेटिव इंपैक्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है, इतना ज्यादा प्लेग डिपॉजिट हो गया कि एक दिन यहां से जो ब्लड जा रहा था, उसकी सप्लाई ही बंद हो जाएगी। और जब ब्लड नहीं जाएगा आपके हार्ट के अंदर, तो हार्ट की भी तो अपनी मसल होती हैं और उन मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। अब इन कार्डियक मसल तक कोई ब्लड
नहीं जब पहुंचेगा तो इनडायरेक्टली अगर ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी। अल्टीमेटली ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर? ब्लड ही तो कैरी कर रहा है। तो उससे क्या होता है, टिश्यूज की डेथ हो जाती है। किसके टिश्यूज की? पहले तो हार्ट के टिश्यूज की, और जब बाकी सेल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो बाकी टिश्यूज भी डेड हो सकते हैं। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आपने और याद रखनी है जो आपके आर्टिकल्स में यूज भी हुई थी। नंबर 1 इज इशेमिया। इशेमिया वो कंडीशन होती है जब ब्लड की सप्लाई रिड्यूस कर जाती है, और जिस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पहले हम सिर्फ बात करेंगे जो हार्ट वाले मसल्स से, नंबर 1। दूसरे पे आता है दैट इज एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हुई थी, इशेमिया के बाद आपको एंजाइना मिल सकता है। तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हुई थी, जिस वजह से जो हार्ट के मसल्स थे वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और इससे होगी कॉन्टिन्यूअस पेन इन चेस्ट वाला रीजन। चेस्ट रीजन के अंदर पेन शुरू हो जाएगी। एंड तीसरी कंडीशन में क्या होगा, इन्फेक्शन, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें क्या हुआ, ये एंजाइना के बाद देखने को मिल सकता है। हो सकता है डायरेक्ट भी हो जाएं ये तीनों फेजेस, या हो सकता है सीक्वेंस में भी हो। अब जो तीसरा केस आएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, जिन भी पाइप्स के अंदर प्लेक वगैरह डिपॉजिट थी, किसी को स्टंट डला हुआ था, कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे रप्चरिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, ब्लड वेसल्स फट सकती हैं। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा हार्ट अटैक। ठीक है, फाइनल स्टेज जो होती है दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो टिश्यू था वो तो पहले ही खत्म हो चुका था, अब क्या होगा, रप्चरिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। अब सुनो, जब भी एलर्जी होती है किसी भी इंसान को, तो हमारे जो WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं। और इसकी भी कौन सी फॉर्म, तो आंसर याद रखिएगा, मास्ट सेल हो गया या फिर बेसोफिल्स हो गए। जब भी कोई एलर्जन सामने आता है तो ये 2 सेल्स व्हाइट ब्लड सेल की एक्टिवेट हो जाती है, मास्ट सेल और दूसरा है बेसोफिल। अब ये मास्ट सेल क्या करती हैं, सेल से बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज करवाती हैं। और जब हिस्टामिन रिलीज होता है, ये क्यों रिलीज हुआ, ताकि जो भी पॉलन की वजह से एलर्जी हुई थी, या ये जो बी का स्टिंग था, जब बी के काटने से कोई ना कोई वेनम तो अंदर गया होगा, मैंने टर्म यूज करी वेनम, तो आपने तो पॉइजन सुना ही है। ठीक है, पॉइजन क्या बोलते हो, जहर, पर वेनम क्या होता है देन, दोनों ही जहर होते हैं। बस एक फर्क है कि अगर कोई डायबिटिक पर्सन है, उसको आप बार बार चीनी खिलाए जा रहे हो, उसके लिए तो वो भी पॉइजन है। तो पॉइजन एक बहुत ब्रॉड वर्ड होता है। पर वहीं पे वेनम की अगर बात करें, तो वेनम के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो जो भी इंसेक्ट हो गए, सांप हो गया, इन सभी को, उन सभी के केस में हम क्या बोलते हैं, वेनम वर्ड यूज करते हैं, ना कि पॉइजन। ठीक है, चलो ये वेनम वाला वर्ड हो गया। अब मान लो उस पर्सन को क्या हुआ था, किसी बी ने काटा था, जैसे हमारी केस स्टडी भी है, तो यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। हिस्टामिन किसने रिलीज किया, मास्ट सेल ने रिलीज किया। ये हिस्टामिन क्या करते हैं, जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करवाना शुरू करते हैं। डायलेट का मतलब है, अगर नॉर्मल साइज ये था आपकी ब्लड वेसल का, तो डायलेशन पे इसका साइज, ये देखो सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। और जहां पे ब्लड पूरी की पूरी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा था, अब उस ब्लड को फ्लो करने के लिए एरिया ज्यादा मिल चुका है, तो ब्लड आपका बिल्कुल स्लो मूव करेगा। मतलब जो ब्लड प्रेशर होगा वो ड्रॉप कर जाएगा। और जैसे ही ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स की आउटर लेयर्स थी वो थिन हो गई थी, और ऐसा कोई ट्रिगर बाहर से मिलता है तो ये रप्चर करना शुरू कर जाता है, जिससे इंटरनल हेमरेजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, अब आपकी जो इंपॉर्टेंट सी टर्म्स थी वो आपको पता चल चुकी हैं। अब देखो आर्टिकल, अब आर्टिकल इजी लगेगा। तो सबसे पहले ये जो कॉर्निस सिंड्रोम होता है, ये क्या होता है, रेयर मेडिकल कंडीशन है जहां पे एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर कर देता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हुआ जिसने किसको ट्रिगर कर दिया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो दूसरी जो इसका नाम है वो है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACSP जिसे कहते हैं। और टिपिकली हम इस वर्ड को कब यूज करते हैं, जब हार्ट अटैक लाइक कंडीशन बनती है। और किसकी वजह से हार्ट अटैक कंडीशन बनी, बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स। और वो एलर्जी किस वजह से जनरेट हो सकती है, वो बी के काटने से, मधुमक्खी के काटने से, किसी को नट्स सूट नहीं करते तो उससे भी ऐसा एलर्जिक ट्रिगर पैदा हो सकता है जिससे हार्ट अटैक आ जाए। या फिर वेस्प वगैरह देखे होंगे आपने, भिंड भी जिसको बोलते हैं, उनके कट करने से भी ये सारे हार्ट अटैक वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं। अब बस अब तो रीड ही करना है। सबसे पहले ये जो
कोनिस सिंड्रोम था। इसके बारे में डॉक्टर निकोलस कोनिस ने बताया था, तभी नाम पड़ा 1991 से कोनिस सिंड्रोम। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अब आपको पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन वर्ड बोला तो उसका क्या मीनिंग रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन आएगा, जिसके बाद एनाफाइलेक्सिस हो जाती है। एनाफाइलेक्सिस यानी कि ऐसी एलर्जी जो लाइफ थ्रेटनिंग हो नेचर में, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाए, और इन केसेस में हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है। तो व्हाट हैपेंस, मैसिव हिस्टामिन रिलीज होगा सेल से। हमने देखा व्हाइट ब्लड सेल थे, उसके अंदर भी मास्ट सेल थे, मास्ट सेल या फिर बेसोफिल सेल्स थे। उन दोनों ने क्या किया, हिस्टामिन को रिलीज करना शुरू किया, जिस वजह से ब्लड वेसल आपकी डायलेट कर जाएंगी, और जब पतली पड़ेंगी तो एक तो एरिया इंक्रीज करेगा, जिससे ब्लड जहां पे प्रेशर से मूव कर रहा था वो बिल्कुल स्लो मूव करना शुरू कर देगा, मतलब ब्लड प्रेशर के अंदर ड्रॉप आएगा, जिस कंडीशन को हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। और जो एयरवेज थे, कहां पे, लंग्स वाले, एल्वियोलाई वाले, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। तो अगर कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, एक्सपांड कर ही नहीं रहे, तो उससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज चल रहा था वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, मतलब जो ऑक्सीजन है वो अब टिश्यूज को बहुत कम पहुंचेगी। और फाइनली हार्ट क्या करेगा, सर्कुलेशन को मेंटेन करने की ट्राई करेगा, पर ब्लड की सप्लाई तो कम होगी है हार्ट को, और हार्ट को आदत है नॉर्मल कंडीशन में काम करने की, तो इससे क्या होगा, हार्ट के ऊपर आ जाता है बहुत ज्यादा प्रेशर। तो ये तो आपने देख लिया कि एलर्जिक रिस्पॉन्स कैसे कैसे जनरेट हुआ। तो लो ऑक्सीजन, लो ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन होनी शुरू होगी, जिसकी वजह से जो स्पेशली वल्नरेबल पीपल होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत बीमारी हार्ट रिलेटेड पहले से ही होती है, उनके केस में ये फेटेलिटी प्रूव होता है। एलर्जिक एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन होगी, देन मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि टिश्यूज की डेथ हो चुकी है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होंगे, जैसे हिस्टामिन, साइटोकाइन। साइटोकाइंस क्या होते हैं, हिस्टामिन आपने देख लिया कि एलर्जी को टैकल करने के लिए ये सब्सटेंस रिलीज हुआ था। साइटोकाइन का काम होता है, देखो साइटो का मतलब है सेल, तो जो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है साइटोकाइंस। एंडीशेमी आपने देख लिया, ऑक्सीजन की कमी हुई थी। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, सबसे पहले चेस्ट पेन होगी, कईयों को रैशेस भी आते हैं, कईयों को स्वेलिंग आ जाती है, जिसे एंजाइनो एडेमा भी बोलते हैं। एडेमा कंडीशन क्या होती है, कोई ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा अंदर जो आपके स्वेलिंग दिखाएगा, और स्वेलिंग के अंदर लिक्विड सा भरा होगा, दैट कंडीशन इज एडेमा। और जो आप PQRST, ये वेव आप देखते हो ना, कईयों ने चेक भी अगर करवाया हो, पल्स रेट चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, तो कुछ ऐसा नॉर्मल कंडीशन में बन के आता है। यहाँ पे देखना S और T वाली जो कंडीशन थी वो कुछ इस तरह से बन रही थी, पर यहाँ पे आपको एलिवेशन मिलेगा, थोड़ा ऊपर चली गई है वो, ST एलिवेशन आपको देखने को मिलेगी। QRS तो वैसे ही है नॉर्मल, पर S और T वाले केस में आपको एबनॉर्मेलिटी सी दिखाई देगी। तो ये भी पूरे पूरे सिम्टम होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। नाउ 3 तरह का होता है ये, 3 तरह किसका, जो पेशेंट है उसकी क्या कंडीशन थी पहले। नंबर 1 कंडीशन क्या हो सकती है कि हेल्दी है इंडिविजुअल, अपना वर्कआउट करता है, तो उसके हार्ट के अराउंड कोई भी प्लेक डिपॉजिट नहीं है, कोई भी वो फैट रिलेटेड सब्सटेंसेस आर्टरी और वेन्स के अंदर डिपॉजिट नहीं है। तो टाइप 1 जो कोनिस सिंड्रोम का होता है उसे वैसोस्पास्टिक एलर्जिक एंजाइना भी बोलते हैं, और ये उन इंडिविजुअल्स में होगी जिनकी जो कोरोनरी आर्टरीज थी वो नॉर्मल थी, उसके अंदर कोई प्लेक डिपॉजिट नहीं था। तो इस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होंगे स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर एबनॉर्मल तरीके से, और ब्लड फ्लो रिड्यूस कर जाएगा, और जिस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं टाइप 2 कोनिस सिंड्रोम, एलर्जिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी इसे ही कहते हैं। अब इन केस में जो पेशेंट था उसके अंदर थोड़ी बहुत कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड डिजीज होगी, यानी ये प्लेग वगैरह हो सकता है, पहले डिपॉजिट होगी हो, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ही एलर्जिक रिएक्शन होगा तो वो प्लेग को डिस्टेबलाइज कर देगा, जो आर्टरी के अंदर मैंने दिखाया ना ऐसे ऐसे डिपॉजिट होती जा रही थी, उसको डिस्टेबलाइज करेगा और इनको फटने पे मजबूर कर देगा। जैसे ये फटने पे मजबूर होंगी, मतलब ये फटी और यहाँ पे हो जाएगी हैमरेज, और इसकी वजह से भी फुल हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं। एंड देन आता है टाइप 3। टाइप 3 के अंदर जो पेशेंट होगा वो बहुत ज्यादा डेलिकेट था, उसको ऑलरेडी स्टंट डल रखा था। अब स्टंट के आसपास ही क्या होगा, जो क्लॉट्स होते हैं वो बन जाएंगे। जैसे स्टंट तो क्या है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस है और बॉडी के अंदर रखा हुआ है उसे, ये देख लो साइड में इमेज में, इसके आसपास ही क्या होगा, क्लॉट्स वगैरह डिपॉजिट हो जाएंगी। तभी तो वर्ड दिया स्टंट थ्रोम्बोसिस,
थ्रोम्बोसाइट वर्ड किसका है? प्लेटलेट्स का। और प्लेटलेट किस चीज में हेल्प करते हैं? ब्लड के क्लॉट को बनाने में। ब्लड क्लॉट कब बनता है? जैसे आपने नोटिस किया हो, आपके हाथ वगैरह पे अगर इंजरी हो जाती है तो आप उसको जोर से पकड़ लेते हो, ताकि प्रेशर अप्लाई करते हो। क्यों? ताकि ब्लड बाहर ना आए, इनडायरेक्टली प्लेटलेट्स बाहर ना आए। वहीं तो ब्लड क्लॉट बनाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद वो ब्लैक हो जाता है, जिसे आप रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स, इसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है स्टंट वगैरह के आसपास। तो थर्ड वाली कंडीशन अगेन फेटल प्रूव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन था वो ऑलरेडी अफेक्टेड था। क्या क्या चीजें ट्रिगर कर सकती हैं? तो जरूरी नहीं है इंसेक्ट ही होगा, नट्स हो सकते हैं, कीवी हो सकता है, मैंने सब बताए। और कई बार दवाइयां भी रिएक्ट कर जाती हैं, जिन्हें कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कई बार ये भी ट्रिगर कर जाती हैं। जो आपने ये पूरा का पूरा सिम्टम पढ़ा, मास्ट सेल कैसे ट्रिगर हुआ, इशेमिया, एंजाइना, इन्फेक्शन, वो सारी चीजों को कॉज कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जब मास्ट सेल किसी की बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं तो वो तो बार बार ही हिस्टामिन रिलीज करते रहेंगे। छोटी छोटी एलर्जी भी अगर हो रही है तो उसके ऊपर हिस्टामिन रिलीज करना शुरू करेंगे। और अभी आपने देखा ब्लड वेसल क्या करेंगी? डायलेट करेंगी, पतली हो जाएंगी, रप्चरिंग के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। एंड ट्रीटमेंट क्या होता है? तो हिस्टामिन रिलीज हो रहा था तो एंटी हिस्टामिन देने पड़ेंगे, एलर्जिक रिस्पॉन्स को रोकना पड़ेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ये जो आपको किडनी दिख रही है ना साइड में, इसके ऊपर देखो कैप सी लगी हुई है येलो कलर की, और इसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की जो अंदर वाली बॉडी होती है उसको मेडुला कहते हैं, एम फॉर मिडल, एम फॉर मेडुला। और जो बाहर वाली बॉडी होती है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, ये सारे रिलीज करते हैं। चलो ये तो अपने में ही एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर अभी ज्यादा ना जाते हुए आगे चलते हैं। कुछ हार्मोन्स बाहर से दिए जाते हैं, जैसे कि एपिनेफ्राइन। अगेन हमारा जो ये एड्रिनल ग्लैंड होता है यही एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन रिलीज करता है। एपिनेफ्राइन वही हार्मोन, एड्रिनालाइन भी जिसे आप बोलते हो, फ्लाइट फ्राइट का जो हार्मोन होता है, जब आप स्टेज के ऊपर जाते हो आपको धक धक होती है तो वहां पे कौन सा हार्मोन ठीक करने की ट्राई करता है? एपिनेफ्राइन। ये एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला से रिलीज होता है। तो बाहर भी अवेलेबल होता है, एपिनेफ्राइन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो कार्डियक केयर प्रोवाइड करी जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई उस इंडिविजुअल को, पेशेंट को मिलती रहे। और साथ में ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं कि जो क्लॉट्स वगैरह बन रहे थे, जैसे आपने थर्ड कंडीशन में देखा स्टेंट थ्रोम्बोसिस, जिसमें क्या हुआ था, क्लॉट की वजह से डेथ हुई थी, तो वैसे क्लॉट्स ना बने तो वहां पे ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं। आई नो ये जो टॉपिक था ये काफी कॉम्प्लेक्स सा था, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स काफी यूज हुई। आई थिंक आपको अब समझ आ गया है, तो इतना ही था ये।